हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपने एग्जामिनेशंस के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं वन शॉट सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूं क्लास 11 फिजिक्स के लिए भी, क्योंकि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमारा भी सपोर्ट होना चाहिए। तो चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, जिसकी मैं चर्चा आज करूंगा वन शॉट, एक ही झटके में पूरा वीडियो खत्म होगा और डिटेल्ड खत्म होगा। तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स, 1 मिनट बता दूं कि ये चैप्टर ना कई बच्चे स्किप कर देते हैं। डोंट स्किप इट। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर ना एक इंटरेस्ट जगाता है फिजिक्स को पढ़ने का। और केवल यही नहीं बेटा, आप फिजिक्स एज ए होलसम, आपको आइडिया मिलता है कि फिजिक्स का साइंस में स्थान क्या है, क्या चीज ये आपको ऑफर करता है। तो जब आपको किसी चीज के बारे में ये पता होता है कि ये चीज मुझे ये ऑफर करती है, तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आपको ये पता चल जाए कि एक बाइक आई है जो आपको 10 सेकंड में 4 किलोमीटर पार करा देगी, सपोज हाइपोथेटिकल, तो इंटरेस्ट जाग उठेगा कि यार कैसी बाइक है, लाओ देखें, और उससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। खैर, बात को आगे लेके चलते हैं। फिजिकल वर्ड जरूर पढ़िए, क्योंकि ये पूरा आइडिया आपको देता है फिजिक्स का कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड यानी फिजिक्स की दुनिया फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया, वन शॉट वीडियो है। और ये जो वन शॉट वीडियो है, अरविंद सर का वन शॉट वीडियो, ये औरों से अलग है। कैसे अलग है इसकी भी चर्चा मैं करूंगा जरूर आपसे, इसमें क्या अलगपन है औरों से। तो अरविंद सर वन शॉट, ऑल टॉपिक्स कवर्ड, सारे टॉपिक आपको सिलेबस के हिसाब से पूरे कवर्ड मिलेंगे। 0 to हीरो सीरीज है, यानी किसी बच्चे ने अब तक नहीं पढ़ा है कुछ, तो अगर ये वीडियो को वो देखता है तो उसे सारी चीज समझ में आ जाने वाली है। यहां से यहां कॉन्फिडेंस उसका पहुंच जाएगा और प्योर टीचिंग मिलेगी। यानी जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा 1 मिनट बाद, तो उसके दौरान आपको कोई फालतू टॉक्स नहीं मिलेंगी, प्योर टीचिंग मिलेगी, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो और बेस्ट रिजल्ट आप लेके आए। साथ में कई बच्चे ये मांगते हैं कि मुझे इसका प्रेजेंटेशन मिल जाए वन शॉट का, तो पीडीएफ फॉर्म में। तो अरविंद एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और मैं वहां पर पीडीएफ इसके अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे आप लेकर अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकें। साथ में बेटा अरविंद एकेडमी ऐप भी है। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, शायद सरल भाषा या उनको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वहां पर कोर्सेज हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं और अगर आपको सुटेबल लगे तो लेके एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं, फिजिक्स की दुनिया में जाते हैं। तो ये रहा आपकी पहली स्लाइड जो बताती है साइंस क्या है, क्योंकि फिजिक्स तो साइंस का ही पार्ट है। तो साइंस या विज्ञान किसे कहते हैं, कुछ तो इसका स्ट्रक्चर होगा। उसमें देखिए लिखा है, ये एक सिस्टमेटाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। एक सिस्टम के तहत ऑर्गेनाइज्ड की नॉलेज है, जो किससे आती है, जब आप कई सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही बात इसमें लिखी है, इट इज ए सिस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमिना विच इज ऑब्टेन्ड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जो नॉलेज को आप सिस्टमेटाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, उसी को बोलते हैं साइंस। तो साइंस क्या हो गया, ये साइंस हो गई। अब साइंस की जो 2 टाइप्स ऑफ साइंस रहती हैं बेसिकली ब्रॉडर सेंस में। पहला साइंस क्या है, बायोलॉजिकल साइंस। ये वो साइंस है जिसमें आप अपनी जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मतलब इंग्लिश में बोले तो जूलॉजी बॉटनी का अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी एंड जूलॉजी इसी के अंदर आती है, जहां पर आप बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स देखते हैं। तो इंसान भी एक लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उन लिविंग थिंग्स की चर्चा करते हैं। तो जूलॉजी बॉटनी इसका एक पार्ट है, साइंस के 2 पार्ट। और दूसरा पार्ट होता है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में क्या होता है, इसकी 2 ब्रांचेस है, एक फिजिक्स और दूसरी केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस, इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड चेंजेस इन विच टेक प्लेस। केमिस्ट्री में जो बातें पढ़ते हैं क्या है, उसकी किसी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे मिलके बना है और उसमें क्या बदलाव होंगे, ये केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। आप लोग काफी बेहतर जानते होंगे केमिस्ट्री। और फिजिक्स की बात की जाए तो यहां पर हम नेचुरल फिनोमिना से डील करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस है, टाइम है, मोशन है, मैटर है, एनर्जी है, एक्सेट्रा है। तो यहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर। थोड़ी बात और आगे लेके चलते हैं बेटा।
अब साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? देखिए, हर आपने देखा होगा कि लड़के लड़के में ना एटीट्यूड वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है? साइंटिफिक एटीट्यूड वो एटीट्यूड होता है जिसमें ओपन माइंडनेस होती है, किसी चीज को लॉजिकल वे में सोचें, समझें और क्वेश्चन पूछ के लॉजिकल वे में एक एंड तक पहुंच जाएं। तो ये जो आपका एक जो नेचर है, एटीट्यूड है, जिसमें ये होता है, वही इस साइंस की विधि में ज्यादा आगे बढ़ता है। तो ओपन माइंडनेस क्यों? कि भाई कोई चीज मैंने अगर बनाई है और वो किसी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, नई थ्योरी आ गई, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी थ्योरी का काम तमाम हो चुका है, नई थ्योरी एक्सेप्ट करो। ओपन माइंड, सभी के विचार सुनो। भाई 4 साइंटिस्ट अगर हैं तो 4 साइंटिस्ट आप एक दूसरे के विचार सुने और समझें। ओपननेस होनी चाहिए दिमाग में, क्लोज नहीं कि यही सही है, यही सही है, ये नहीं। और लॉजिकल रीजनिंग हो। तो देखिए, तो एटीट्यूड रिक्वायर्स ए फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई आपकी बात सही तो आपकी मान लेते हैं। ओपन माइंडेड अप्रोच टूवर्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन विच अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आर नॉट नेग्लेक्टेड विदाउट एनी रीजन, यानी किसी भी आइडिया को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे बिना किसी रीजन के। ये साइंटिफिक एटीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर किसी बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं हुआ तो वो ग्रो नहीं कर पाता है और आगे चल के साइंटिस्ट बनने की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चीज नहीं है उस एटीट्यूड में। तो इसको पहचानने की जरूरत है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? जब साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया तो साइंटिफिक मेथड क्या बोलेंगे? ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। इसके 5 चरण होते हैं, वो मैंने आगे लिखे हैं, वहां मैं समझाऊंगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आखिर साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं। और इस मेथड को जो पार कर लेता है उसे ही हम साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं, अदरवाइज वो साइंस नहीं होता है। तो द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच used by a scientist in studying natural phenomena and establishing laws which governs these phenomena is called scientific method। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो किसी नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करती है। उसके बाद कुछ थ्योरी या निकालेंगे आप, तो उस थ्योरी को, लॉज को, थ्योरीज को लिख दिया जाएगा जिन बेसिस पर ये साइंटिफिक फिनोमिना या नेचुरल फिनोमिना घट रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये अप्रोच आपके सामने देखिए, ये रही, इसमें ये 5 स्टेप्स लिखे हैं। ये आपको याद भी होने चाहिए और समझ में तो आ ही जाएंगे जब मैं बात करूंगा कि आखिर ये साइंटिफिक मेथड किसे बोलते हैं। साइंस की कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता ही है, तभी वो साइंस के कैटेगरी में फॉल किया है, अदरवाइज साइंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो देखिए क्या है मामला, स्टेप बाय स्टेप्स क्या है साइंटिफिक मेथड के। पहला क्या है? टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस बाय डूइंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। पहले हम किसी घटना को देखते हैं। आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमने ये देखा कि पानी बह रहा है, तो हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पानी जो बहता है, नदियों में बहता है, झरनों में बहता है, हम अपनी बाल्टी से पानी डाल देते हैं मग्गे से, तो वो भी कहीं बह जाता है। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं कि पानी ये बहता कैसे है, क्या रूप रंग है बहने का। तो ये समझते हैं कि हर जगह तो नहीं बह रहा, नीचे से ऊपर तो नहीं जाता, ऊपर से नीचे बहता है, ढलान पे बहता है। नदियां भी किस तरफ फ्लो करती हैं, जहां ढलान होती है, झरने भी ढलान की तरफ, हम पानी से मग्गा छोड़ दें पानी वाला तो भी ढलान की तरफ। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग ध्यान से। जो साइंटिफिक मेथड है, इसमें एक साइंटिस्ट या एक जो भी पर्सन इसमें इंटरेस्टेड है वो ऑब्जर्व करेगा कई जगह, यहां देखा, वहां देखा, कहीं देखा, यहां देखा, और उसके बाद उसको लैब में ले आएगा। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब है लैब में कंट्रोल्ड एक्टिविटी में आप ये कोशिश करते हैं कि हम पानी को फ्लो कराएं। तो आप पानी डालते हैं, देखते हैं कि आपके कंट्रोल, भाई समतल रखा, पानी डाला तो नहीं बहा, उसको इंक्लाइंड कर दिया, तिरछा पानी डाला, फट से बह गया। तो ये लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो पहली बात क्या है कि ऑब्जर्व करना, जो नेचुरल फिनोमिना हो रहा है उसको ध्यान से, जगह जगह ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, फिर लैब में आ जाना और वहां कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना कि भाई हम करके देखें वहां जो हो रहा था क्या हमारी लैब में हो पाएगा। पहली चरण या पहला स्टेप ये होता है बेटा। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, स्टडीइंग दीज ऑब्जर्वेशंस एंड मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग।
अब हम जब लैब में आ गए क्वालिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो एक हम ये देखें कि भाई ये ढलान जब है तो ढलान होती है तो पानी बहता है, ढलान होगी तो पानी बहेगा, ये हम देख लिए अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करके। तो ये क्वालिटेटिव रीजनिंग हुई, हम समझ चुके हैं कि बिना ढलान पानी नहीं बहेगा, क्वालिटेटिव रीजनिंग हो गई। और क्वांटिफिकेशन कैसे होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैसे होगी, जब हम ये निकाल पाए कितनी ढलान पे पानी कितनी तेजी से बहता है। आप समझ पा रहे हैं ना कि अगर कम ढलान है तो कम तेजी से बहेगा, ज्यादा ढलान है तो ज्यादा तेजी से बहेगा, इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो दो तरह की रीजनिंग, क्वालिटेटिव की ढलान है तो पानी बहता है, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग कितनी ढलान है तो कितना पानी बहता है। यह बात इसके अंदर स्टडी की जाती है, क्योंकि जो फिजिक्स जो है ना वो केवल ये कह देने से कि पानी बहता है हम उसका यूजफुलनेस या इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। इस थ्योरी को कितने ढलान पे कितनी पानी बहता है इसको समझ लेंगे तो हम कोई ऐसा मॉडल, ऐसा ऑपरेटर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के काम आए। एक्चुअली साइंस का उद्देश्य तो यही है कि हम लोगों का जो सभी का जीवन बेहतर हो, यही तो ऑब्जेक्टिव है साइंस का पूरे। तो इसी तरफ जाते हैं कि आखिर क्वांटिफिकेशन किए बिना कि आखिर होता है तो कितना होता है, ये जब तक पता नहीं होगा तब तक हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसका ह्यूमैनिटी के लिए, फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेकंड चरण हो जाता है। अब तीसरे में आता है सजेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल टू अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। अब इस वाले चरण में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो लॉजिक लगा है उसके बेसिस पे फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला बना देंगे। क्या लिख दिया, फॉर्मूला बना देंगे। ये मैथमेटिकल टूल है कि अब हम ये बातें जो समझ गए हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। कोई भी फॉर्मूला आपने जैसे पढ़ा हो, 11th में ही आगे पढ़ते हैं जो आप अब तक पढ़ चुके होंगे, या अच्छा 9th में पढ़ा था, जैसे F इज ग्रेविटेशनल वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, 9th में भी पढ़ा था आपने। तो ये फॉर्मूला जैसे बन रहा है, फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूं, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एग्जाम्पल है, ये मत समझना यही फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल। ऐसा एक फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं उसी अपनी रिसर्च से जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, हम जो चीजें नहीं घटी हैं लैब में उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हमने इस ढलान को 60 डिग्री एंगल कर दिया तो पानी की रफ्तार ये होगी। तो उस जो फॉर्मूला बनाया है उससे हम प्रिडिक्शन कर देते हैं कि भाई 60 डिग्री पर अगर हमने ढलान रखी एंगल तो पानी की रफ्तार इतनी होगी। हमने एक भविष्यवाणी कर दी। अब ये भविष्यवाणी सच है कि झूठ, इसको देखना पड़ेगा। भाई भविष्यवाणी कर दी तो आगे तो देखें। तो ये भविष्यवाणी करने की कहानी है, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, यानी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, भविष्यवाणी। समझ गए ना आप मेरी बात। फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल, ऑन द भविष्यवाणी ऑन द बेसिस, आपको सरल शब्दों में समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। तो इसकी ये चौथे की कहानी इस तरीके से आपने अनाउंस कर दिया, भविष्यवाणी कर दी। अब अगला आखिरी चरण आता है कि भाई क्या ये भविष्यवाणी सच हुई है कि झूठ। तो वेरिफिकेशन या फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब सच हो गया है समझो, और फॉल्सिफिकेशन मतलब जो हमने भविष्यवाणी की थी वो गलत साबित हो गई है। ये 5वां स्टेप होता है, वेरिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन ऑफ द मॉडल। अगर ये वेरीफाई हो गया है तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है, जो थ्योरी बताई, जो लॉ बताया वो सही है। और अगर ये फॉल्स हो गया है, गलत साबित हो गया है, तो हम फिर स्टेप नंबर 1 पे चले जाते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे लैब के कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में, हमारी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या कमी रह गई, क्या गड़बड़ हो गई, जिससे हमने जो प्रिडिक्शन किए थे, भविष्यवाणी की थी, वो सच साबित नहीं हुई है। तो अगर ये सही हो गई तो साइंटिफिक मेथड को पार कर लिया और ये साइंस बन गया, एक थ्योरी बन गई, लॉ बन गया।
और नहीं हुआ तो फिर स्टेप नंबर 1 पे जाके फिर से कार्रवाई करते हैं। तो ये पूरा एक स्टेप होता है जो मैंने आपको समझाया, जिससे ये इंपॉर्टेंट बहुत है समझना और सरल बहुत होता है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको मजा आने लगेगा फिजिक्स के अंदर। चलते एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब जब साइंटिफिक थ्योरी बन जाती है तो साइंटिफिक थ्योरी आप कहते किसे हो? तो थ्योरी इज द नेम गिवन टू ए सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज। इस थ्योरी में जो आपने लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज बनाए हैं उसको लेके आप इसमें डालते हो, इन टर्म्स ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ ए फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड। यानी जो घटना घट रही है उस घटती हुई घटना के लिए क्या थ्योरी, यानी कितने एक सेट ऑफ लॉज आप डाल देते हो कि इन लॉज के बेसिस पे ये घटना घटती है, और उससे ये चीज प्रूव जाती है कि ये एक थ्योरी है। ठीक, एक कदम और आगे, नीड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ए साइंटिफिक थ्योरी। अब क्या होता है, कोई साइंटिफिक थ्योरी बन जाती है ना, तो ये सैक्रोसेंट नहीं होती है। मतलब ये नहीं कि ये तहे जिंदगी हमेशा के लिए सच हो जाएगी, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में या साइंस में। इसीलिए ये वर्ड बड़ा, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन साइंस नो थ्योरी इज फाइनल, नथिंग इज फाइनल। यानी कोई आज जो थ्योरी चल रही हैं वो आज तक सच हैं। आज इलेक्ट्रॉन हमारे साथ है तो इलेक्ट्रॉन सच है, कल उसका एक भैया पैदा हो जाएगा कोई तो उसको भी मानना पड़ेगा जो आज हम नहीं खोज पाए हैं। आप समझ रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो साइंटिफिक थ्योरी फाइनल कभी नहीं होती। हां, आज की डेट में जहां तक पता है उसकी बेसिस पे ये कांड हो रहा है इस वजह से। अब कल को साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद कुछ नई थ्योरी आ जाए तो हम कह देंगे भैया ये ज्यादा पुख्ता बात है, जो पीछे बात थी उसको हटाओ। तो नथिंग इज फाइनल इन फिजिक्स, नथिंग इज फाइनल इन साइंस। तो इसी वजह से हमारा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है थ्योरीज के अंदर, जब कुछ नयापन आ जाता है या हमारी थ्योरीज फेल कर जाती है किसी नए फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। यही 2 बातें लिखी हैं। व्हेन एनी न्यू ऑब्जर्वेशन शोज सम डेविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थ्योरी, मतलब कुछ ऐसी घटना सामने आ गई जो हमारी थ्योरी जो अब तक सही थी, लेकिन उस घटना को हम अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ये डेविएशन हो गया, तो जरूरत पड़ जाएगी किसकी? मॉडिफिकेशन इन द थ्योरी। और अगर ऐसा होता है कि हमारी थ्योरी उसको सिद्ध ही नहीं कर पा रही है तो नई थ्योरी की जरूरत पड़ जाएगी, मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, न्यू वे ऑफ थिंकिंग चाहिए होगा। तो ये कहानी रहती है क्या? नीड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स को सरल भाषा में समझे अगर तो स्टडी ऑफ नेचर है। नेचर मतलब हमारा वातावरण समझ लीजिए, और नेचर को क्या बोले समझ रहे हैं ना, चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं इसका स्टडी करना ही फिजिक्स है। और ये जो शब्द दिया था, ये शब्द दिया था अरिस्टोटल ने, जिसे अरस्तु भी कहते हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि जो दार्शनिक होते थे वही साइंटिस्ट होते थे शुरुआत में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो अब साइंटिस्ट अलग खेमे में आ गए और दार्शनिक अलग खेमे में चले गए। जैसे ओशो, अरविंद ओशो, वो दार्शनिक हैं, उनको साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे आप, और साइंटिस्ट अलग हो गए। जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट हो गए, वो दार्शनिक से अलग हो गए। पहले क्या था, दोनों लोग एक ही हुआ करते थे। तो अरिस्टोटल वहीं से हैं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। सरल शब्दों की बात करें तो स्टडी ऑफ नेचर याद रखें आप, स्टडी ऑफ नटूरे स्टडी ऑफ नेचर। हमारे आजू बाजू जो घटनाएं घट रही हैं उसमें ये क्यों घट रही हैं? सूरज सुबह उगता है तो लाल क्यों हो जाता है? सूरज ईस्ट से ही क्यों उगता है? चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है? सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? ये जो फिनोमिना है ये सारी इसी के अंदर आती हैं। खैर, और एक कदम बढ़ाते हैं। अब देखिए यहां पर बहुत ही तगड़े 2 बेसिक क्वेस्ट होती। क्वेस्ट मतलब चाहत, या आप इसको लिख सकते हैं थ्रस्ट, मतलब मेन थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो देयर आर 2 थ्रस्ट एरियाज इन फिजिक्स। कौन से थ्रस्ट एरियाज हैं? एक यूनिफिकेशन और है एक रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन में क्या होता है कि हम फिजिक्स में जो लॉ बनाते हैं
उस लॉ से अधिकतर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एक लॉ बनाया एक घटना के लिए, दूसरी घटना के लिए दूसरा लॉ, तीसरी घटना के लिए तीसरा लॉ। अगर ऐसे बनाएंगे तो नेचर में तो इनफाइनाइट घटनाएं घट रही हैं, तो इनफाइनाइट लॉ हो जाएंगे, हम झेल ही नहीं पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा मटेरियल हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा लॉ हो हमारे पास कि एक लॉ हजारों फिनोमिना को समझा दे। ये थ्रस्ट एरिया रहता है। ठीक, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा भी है, एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिनाज इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉज। एक ही लॉ से काम चल जाए नहीं चलेगा, तो एक का दो करना पड़ेगा। तो या तो वन लॉ या मिनिमम लॉज। जैसे समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं, तो सेब का पेड़ से गिरना, धरती पर गिरना, वो भी ग्रेविटेशन लॉ से समझाते हैं आप। पानी का वाटर फ्लोइंग डाउन, पानी ऊपर वाले ढलान की तरफ बहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही समझा देते हैं। अर्थ मूविंग अराउंड द सन, अर्थ जो है सूरज के चक्कर लगाती है, यहां भी वही लॉ लग गया, ग्रेविटेशनल लॉ। और इसी तरीके से सारी बातें। तो आप समझ पाए होंगे कि डिफरेंट फिनोमिनास को आप एक लॉ से समझाने की कोशिश करते हैं, एक से ना बात बने तो मिनिमम लॉज। ये है यूनिफिकेशन। फिजिक्स में इसका खास ध्यान रखा जाता है। और दूसरा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रही है, उसको समझने के लिए हम उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और अलग छोटे छोटे टुकड़ों के लिए अलग से स्टडी कर लेते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम घट जाती है कि भाई पूरी चीज, इतनी बड़ी चीज कॉम्प्लेक्स थी, अब हम छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे, उन हिस्सों को हम स्टडी कर लेंगे, तो पूरी चीज को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे आसानी से। जैसे कि यही देखिए लिखा है कि टू अंडरस्टैंड or to derive the properties of bigger or more complete system, the properties its simple constituents are taken into account to approach is called reductionism। तो रिड्यूस कर देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को आप। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, वैसे आप समझ गए होंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है was developed to explain the macroscopic properties। अब थर्मोडायनेमिक्स में जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं कई सारी, सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एक्सेट्रा ऑफ द बल्क सिस्टम, बाद में क्या करते हैं, इनको अलग अलग स्टडी करते हैं। दीज प्रॉपर्टीज वर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो यही जो थ्योरी अलग अलग हो रही हैं, इनको इनके टुकड़े कर लेते हैं, अलग से स्टडी कर लेते हैं इन बड़ी चीजों को। तो वहां पर हमें चीजों को बेहतर समझने का एक चांस मिल जाता है, या हम समझ जाते हैं। तो ये जो थ्रस्ट एरिया थे, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स का स्कोप कहाँ है, कहां कहां फिजिक्स लगती है, कितने हिसाब किताब में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, उसकी भी चर्चा मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा कि फिजिक्स में ही कई मल्टी डिसिप्लिन्स हैं। तो वो स्कोप है, बहुत सारी जगह फैला हुआ है। और दूसरी बात, आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखिए तो उसमें भी छोटे से लेके बड़े आइटम तक फैला हुआ है। जैसे कि वास्ट रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मास की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है 10⁻³ किलोग्राम से लेकर 10⁵5 किलोग्राम, मास ऑफ यूनिवर्स। यानी कहां इलेक्ट्रॉन के मास को भी फिजिक्स में पढ़ रहे हो, कहां यूनिवर्स के मास को भी पढ़ रहे हैं, जिसका मास 10⁵5 किलोग्राम है। ये रही मास की बात। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ ए न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर, इसकी भी स्टडी कर रहे हैं, और यूनिवर्स 10⁻26 मीटर की भी स्टडी कर रहे हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा कर रहे हैं, और इतना बड़ा यूनिवर्स है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ। टाइम की बात करें तो ये 10⁻22 सेकेंड, ये वो टाइम है जिसमें लाइट एक न्यूक्लियर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है, न्यूक्लियर डिस्टेंस। और 10⁻18 सेकेंड लाइफ ऑफ द सन, सूरज की जो लाइट है उसको, सूरज की जो उम्र है
10 की पावर लाइफ 18 सेकेंड उसको भी स्टडी करते हैं। तो मतलब बहुत छोटी सी चीज में भी फिजिक्स है और बहुत बड़ी चीज में भी फिजिक्स है। तो फिजिक्स का ये स्कोप है। और मल्टी डिसिप्लिन की बात की है तो यहां पर देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसको आपको बताता जाता हूं, ये थोड़ा सा बढ़िया है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में दो लेवल पे मोटी मोटी इसकी ब्रांचेस होती हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक लेवल और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है बड़े स्तर पर, माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर। तो जहां क्लासिकल फिजिक्स की बात आती है, क्लासिकल फिजिक्स समझ लीजिए न्यूटन वाली फिजिक्स, न्यूटन की जो फिजिक्स लगती है उसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे रहती है कि कोई गाड़ी चल रही है, कोई पेन हिल रहा है, कोई बॉल गिर रही है, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल है। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, वगैरह वगैरह। और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में चले आते हैं तो हमारा जो बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है वो फिजिक्स के लॉज वहां एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन में भगदड़, प्रोटॉन में लड़ाई, ये सब चीजें आप एटम न्यूक्लियाई के स्तर पे जब जाते हैं तो बहुत सी चीजें क्लासिकल फिजिक्स में जो एप्लीकेबल होते हैं लॉ, वहां पर उसके लिए कुछ दूसरे लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं क्वांटम फिजिक्स में। तो क्वांटम फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती है। तो ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। अब मल्टी डिसिप्लिन यानी फिजिक्स का स्कोप की बात कर रहे हैं तो कई डिसिप्लिन में फैली है। जैसे मैकेनिक्स की बात करें, इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड्स, ये मैकेनिक्स हो गई। ऑप्टिक्स की बात करें जिसमें आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो वो ऑप्टिक्स हो गई। सारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स, इट डील्स विद ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसके डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। ये सारी चीजें क्या है, ये स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर आती चली जाती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, अभी आपको बात की मैंने कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिहेवियर जो होता है एटम न्यूक्लियाई के अंदर। रिलेटिविटी थ्योरी की बात करते हैं, इट इज थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर। ये सारी चीज स्कोप ऑफ फिजिक्स को दिखाती हैं। अब देखिए यहां पर एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स में क्या उत्साहत है, उत्साहवर्धन वाली क्या बात है, क्या मजेदारी है इसके अंदर। तो अब बहुत मजेदारी है फिजिक्स के अंदर। ऐसा समझा जाना चाहिए कि साइंस का पापा फिजिक्स है, मतलब साइंस का नहीं, सारी जो ब्रांचेस उनका पापा फिजिक्स है। हर जगह घुसा हुआ है। खैर, तो ए फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज कैन एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना। बहुत सारे फिनोमिना को फिजिक्स के कुछ लॉज एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे पास इतने लॉ तो है नहीं, मान लीजिए हमारे पास पूरी फिजिक्स में जो आपने पढ़ा, जो फ्यूचर में पढ़ेंगे, मान लीजिए 500 लॉ हैं, 1000 लॉ हैं समझिए। तो 1000 लॉ ने अभी तक जो हमको पता है सबको एक्सप्लेन कर रखा है। कितना कमाल है ना। और देखिए यूजफुल डिवाइसेस हम बनाते हैं फिजिकल लॉस के बेसिस पर। मोबाइल फोन यूज ही करते हैं, इस कैमरा जो लगा है इसको मैं यूज ही कर रहा हूं, कंप्यूटर आप चला ही रहे हैं। ये सब क्या है, फिजिक्स की ही देन है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो यहां पर देखिए लाइव ट्रांसमिशन, फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं आप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखते हैं आप, ये चल वहां रहा, देख यहां रहे हैं, तो फिजिक्स में कमाल हो रहा है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, बातचीत हो ही गई आपसे। स्पीड एंड मेमोरी ऑफ द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत मजबूत कंप्यूटर्स बना रहे हैं इसके बेसिस पर। रोबोट्स बनने लगे हैं, आप घर की सफाई से लेके आपको पढ़ाने तक रोबोट्स काम आ रहे हैं। इसी तरह और भी बात दिख रही है, जर्नी टू मून, चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, ये फिजिक्स की ही तो कहानी है। और उसके आजू बाजू जो प्लैनेट्स हैं वहां पर एक्सप्लोरिंग द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी अब तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और भी उससे ज्यादा आगे की बातें सोची जा रही हैं कि एनर्जी का अल्टरनेट फॉर्म क्या है जो पेट्रोल डीजल के अलावा हो सकता है। ये सारी चीज फिजिक्स में आ जाती है। फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेज, फिजिक्स का कैसे रिलेशन है अदर साइंसेज से, ये भी देख लेते हैं फटाफट। फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन, ये मैं जो बोल रहा था पापा वाली बात, ऑफ ऑल साइंसेज। जो डिफरेंट साइंसेज है उनका पापा है फिजिक्स। हर जगह घुसा हुआ, हर जगह सपोर्ट कर रहा, घुसा हुआ का ये मतलब है हर जगह सपोर्ट कर रहा है कि लो भाई तुम्हें दिक्कत है, हम ये सोल्यूशन दे देते हैं। तो इट हैज प्लेड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर साइंसेज। जो अदर साइंसेज हैं जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और भी आप देखेंगे अभी, उन सब में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसके डेवलपमेंट में।
तो ये फिजिक्स का बहुत तगड़ा रोल है, तो फिजिक्स से प्यार कीजिए आप, है ना। आइए समझते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं कैसे। फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी साइन। अब ये इसमें फिजिक्स को पूरी फिजिक्स बनने के लिए हमें क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है कि कोई घटना घट रही है तो आखिर उसका क्वांटिफिकेशन क्या है। मतलब आप मजाक के तौर पर अगर आप मुझे चुटकी काटते हैं, चुटकी समझते हैं ना, ऐसे किच्चे मार देते हैं तो मैं कितनी तेज चीखूंगा, तो कितनी तेज चीखूंगा जब तक ये पता नहीं लगेगा तब तक आप चुटकी जो मार रहे हैं किसी से बता नहीं पाएंगे कि इससे इतने से ज्यादा जोर ना दबाना वरना ये चीख देगा, तो उससे कभी दबाना। तो वो क्वांटिफिकेशन चाहिए, एक मस्ती भरा एग्जाम्पल लेकिन समझाने के लिए। तो उसमें रोल किसका आएगा? मैथमेटिक्स का ना। फॉर्मूला तो मैथमेटिक्स से ही बनाओगे। तो अगर मैथमेटिक्स अच्छी नहीं आ रही है तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं 19-20 बात बैठ जाएगी। बायो वाले पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना समझे मैंने मैथ्स नहीं ली तो फिजिक्स कैसे समझ में आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से समझ में आएगी 12th लेवल की फिजिक्स आपको। तो इट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो जो थ्योरेटिकल फिजिक्स होती है उसमें मैथमेटिक्स का बहुत जबरदस्त रोल है। डेरिवेशन वगैरह जो आप करते हैं फिजिक्स में वो सारे मैथमेटिक्स से ही तो करते हैं, तो बिना मैथमेटिक्स कैसे कर पाएंगे, ये आप जान ही रहे हैं। अब और कुछ साइंसेस में क्या रोल है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में फिजिक्स ने क्या किया, तो आप देखिए, इन फिजिक्स वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, एक्स रे, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, ये सब बातें फिजिक्स में करते हैं और इसका यूज हम केमिस्ट्री में बहुत उम्दा कर पाए हैं। दिस हैज हेल्प टू नो द नेचर ऑफ वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए फिजिक्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो फिजिक्स ने केमिस्ट्री को डेवलप होने में मदद किया, जैसा बातचीत कह रहे थे, और भी चीजों में आप देखेंगे तो वहां भी इसने मदद की है। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंसेस। बायो में कैसे ये मदद करता है केमिस्ट्री के बाद, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स हैं, बायो में माइक्रोस्कोप्स का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। तो वो कैसे बने, बायोलॉजी की वजह से बने, फिजिक्स ने बनाए तो बायोलॉजी यूज करता है उसको। एक्सरे एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स हैव हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसमें इसका भी रोल है। और आप जानते हैं कि एक डॉक्टर साहब भी डॉक्टरी जब करते हैं क्योंकि वो बायो के स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद भी एक्सरे कराने को बोलते हैं, स्टेथोस्कोप लगाए, आला लगाए बैठे होते हैं, तो फिजिक्स से ही तो बना है आला। कई लोगों को हार्ट की दिक्कत होती है, उनको पेसमेकर्स लगते हैं, आपने सुना होगा हार्ट में कई तरह की दिक्कतें होती हैं, तो पेसमेकर तो बायोमेडिकल इंजीनियर बनाएगा ना, फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए उसे। और एक कई लोग को पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम होना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी होती है, यानी हार्ट में सरल भाषा में छल्ला डाला जाता है। छल्ला मतलब समझ गए ना, स्टेंट बोलते हैं उसको। तो स्टेंट डाला जाता है, वो भी कौन बनाता है, वो इंजीनियर्स ही बनाते हैं, जिससे कि खून का प्रभाव जो बंद होता है वो खुल जाता है। तो ऐसी 50 और डिवाइसेस, व्हील चेयर हैं और भी 50 चीजें हैं जो बायो में या किसी मरीज के लिए बायो के डेवलपमेंट में बहुत इस्तेमाल की जाती हैं। खैर ये बात समझे होंगे और आगे बढ़ते हैं बेटा। फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में भी बड़ा इसका इस्तेमाल है। टेलीस्कोप, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैं, उसकी मदद से जो हेवनली बॉडीज हैं उनको देख के उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं हम लोग। तो फिजिक्स वहां भी हेल्प कर रहा है। फिजिक्स जियोलॉजी में भी हेल्प कर रहा है। जियोलॉजी क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान, यानी जमीन पे फॉसिल्स मिल रहे हैं, ये सब मिल रहा है, तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजी। जियो मतलब जमीन और लॉजी मतलब एक तरह का साइंस, लॉजिक वाला। तो द डिफ्रैक्शन टेक्निक डेवलप्ड इन फिजिक्स हेल्प इन स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस रॉक्स। जो पृथ्वी पर चट्टानें मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। यहां तक कि कई चीजें मिलती हैं जिसकी हम उम्र बता देते हैं कि 1000 साल पुराना है। कार्बन डेटिंग बोलते हैं उसे, आप लोग पढ़े लिखे जान रहे होंगे, वो भी फिजिक्स में ही फिजिक्स रोल प्ले करता है। तो ये फिजिक्स ये बताने में सक्षम है कि कोई भी जीवाश्म या फॉसिल्स मिले हैं तो फॉसिल कितने पुराने हैं। डायनासोर कितना पुराना है कौन बताया, डायनासोर के पापा थोड़ी बता गए हमको
हम ही लोग की साइंस है जो बताती इतने साल पहले की घटना ये रही होगी। ठीक, फिजिक्स इन रिलेशन टू मेट्रोलॉजी, जो मौसम विभाग है उसमें भी फिजिक्स है कि भाई कल बारिश होगी नहीं होगी, या इस साल सूखा पड़ेगा या गीला पड़ेगा, मतलब ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। तो ये सब में आप देख रहे हैं कि फिजिक्स का अहम रोल इसके अंदर है। अब देखिए, फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी मतलब जहां हम लोग रहते हैं, हमारा पड़ोसी, हम, मोहल्ला, कॉलोनी है ना, देश। तो इस सोसाइटी में फिजिक्स का क्या रोल है? जबरदस्त रोल है। इतनी काम की चीजें बनाई हैं कि हम उसको यूज करते हैं। ये वीडियो लेक्चर ही यूज करके फिजिक्स के जा रहा है, कैमरा, स्मार्ट बोर्ड सब वहीं से तो बना है, कंप्यूटर। खैर, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन फिजिक्स हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन्स, द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट्स, एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, समझ रहे होंगे। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो लेस इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी। बाइक बन गई, कार बन गई, तो ये बहुत बड़ा जल्दी पहुंचने के साधन बन गए। साइकिल भी बनी तो फिजिक्स पे ही बनी, तो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो गया। एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी और तरह की एनर्जी के ऊपर काम चल रहा है। तो ये सारी सोसाइटी में डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है फिजिक्स। अब देखिए, ये कुछ रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी है, सम इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड देयर लिंक्स विद फिजिक्स। ये आप नजर मान लीजिएगा, याद रह सके तो और अच्छी बात है। जैसे स्टीम इंजन है, इसके लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या लगता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं सब एक एक रीड नहीं करूंगा, इट इज अप टू यू, प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। जैसे कंप्यूटर्स हैं तो डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये फिजिक्स का यहां पर प्रिंसिपल या लॉ लगता है, जिसकी बेसिस पे ये चीज बनी है। तो ये आप टेक्नोलॉजी के रिलेशन में बातों को सीख सकते हैं। ये उसी का सेकंड है कि अगर मान लीजिए एरोप्लेन है तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक्स, 11th में पढ़ा है आपने, पढ़ेंगे मतलब पहला वीडियो देख रहे हैं तो। अब इसी तरीके से देखिए, अब यहां पर है कुछ ग्रेट फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर आप देखेंगे कि साइंटिस्ट का नाम, किस जगह को बिलोंग करते थे और क्या खोजा है। एक आधा मैं पढ़ देता हूं, बाकी ये नजर मान लीजिए, जितना याद हो सके उतना अच्छा, मजा आएगा। बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आर्किमिडीज ग्रीस के थे, प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी उन्होंने निकाला। इसी तरह की बात करें तो गैलीलियो गैलीली इटली के थे, लॉ ऑफ इनर्शिया निकाला। इसी तरीके से बाकी बातें देखी जा सकती हैं, किस साइंटिस्ट ने क्या खोजा और वो कहां के थे। तो ये 2 स्लाइड मैंने उसकी डाल दी कि जब प्रेजेंटेशन मिले तो आपको भटकना ना पड़े। जैसे मैंने कहा ना कि ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड, तो इसलिए कि आपको सारी चीज मिल जाए जीरो टू हीरो सीरीज के चलते। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब ये एक फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आते हैं। हमारे नेचर में अभी तक केवल 4 फंडामेंटल फोर्सेस ही खोजे गए हैं। कोई भी फोर्स कहीं लग रहा हो, इन चारों में से कहीं ना कहीं फॉल कर रहा होगा। और मजेदार बात कर दें, 2 फोर्सेस तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, बड़े स्तर पर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और 2 तो हैं न्यूक्लियर वाले, न्यूक्लियस के तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगते हैं। इसके अलावा कोई और फोर्स काम नहीं करता, जो भी है इसी के अंदर है। जैसे आपका टीचर चौक से बोर्ड पर लिखता होगा, मार्कर से ही लिख रहा होगा, चलिए चौक का जमाना थोड़ा कई जगह इस्तेमाल हो रही, कई जगह मार्कर्स यूज हो रहे हैं, तो मार्कर से लिखता होगा तो इंक उस सफेद व्हाइट बोर्ड पे चिपक जाती, काली वाली इंक। तो कैसे चिपक गई? इसलिए चिपक गई कि ड्यू टू फ्रिक्शन, की वो बोर्ड का अट्रैक्शन उससे ज्यादा हो गया है। वहां पर क्या लगा? वहां पर लगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन की वजह से चिपक गई। घिसता है तभी तो लगता है। इसी तरीके से आप देखेंगे, मैं इस पेन को छोड़ दूं तो धड़ाम से जमीन पे गिर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी फोर्स आप सोचेंगे वो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई अंततोगत्वा अल्टीमेटली इसी में फॉल करेगा। तो हमें कितने फोर्सेस पता है या कितने फोर्सेस से ही हमारी पूरी दुनिया का काम चल जा रहा है? केवल 4 फोर्सेस से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह दीजिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी जो मैंने एक ये भी लिख दिया, बड़ा पूछा जाता है आपसे, ये अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माने
तो इसकी अपेक्षा जो अगला फोर्स होता है वो होता है 10 की पावर 25। और फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, जो वैल्यू होती है 10 की पावर 36, यानी ग्रेविटेशन से 10 की पावर 36 गुना भारी। और फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो होता है 10 की पावर 38। कहां एक है ग्रेविटेशन फोर्स, कहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 38 है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 गुना ज्यादा है। तो ये रेशियो है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये चारों फोर्सेस किस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के होते हैं, ये है जिससे आपको अंदाजा रहे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। वो अलग बात है कि चीजें जब बड़ी हो जाएंगी, जैसे धरती और चंद्रमा एक दूसरे को खींचते हैं, तो इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं कि मास ज्यादा होने से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से पेन भी नीचे गिरता है, दिखता है गिरते हुए, ये कहां दिखेगा। अब एक एक करके इनके बारे में बात की जाती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने पढ़ाई की होगी तो ये कभी भी पढ़ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिखाने का अंदाजा है कि ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में और 11th में भी सीखेंगे। F = G m1 m2 r² की दो मासेस हैं m1 m2, इनके बीच में r डिस्टेंस है। तो ये जो फॉर्मूला लगाते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। तो जिन बॉडीज के अंदर मासेस होते हैं उन्हीं पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट G। ये कहीं नहीं बदलता, यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं, धरती पर या चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पे भी नहीं बदलेगा। कैपिटल G, स्मॉल g बदलता है, कैपिटल G नहीं बदलता। खैर, अब इसी तरह इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है ग्रेविटेशनल की। यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्शन नहीं होता दो मासेस में। लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर दूर से भी लग जाते हैं, बहुत इनफाइनाइट तक लगते हैं। चंद्रमा हमारे ऊपर लगा रहा है, हमारे ऊपर सूरज लगा रहा है, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं। वीकेस्ट फोर्स है, जैसा कि मैंने कंपैरिजन दिखाया था, नेचर में सबसे कमजोर फोर्स है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो बॉडी के सेंटर को आप मिला दीजिए, इसी डायरेक्शन में लगेगा। अट्रैक्शन तो ऐसे लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। दोनों बॉडीज के सेंटर से सेंटर मिला दीजिए, इसी के अलोंग लगेगा। तो ऐसे लग सकता है, ये तो अट्रैक्शन है तो ऐसे ही बना दिया मैंने। आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी सेंट्रल फोर्स होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ टू सेंटर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि पाथ इंडिपेंडेंट है वर्क डन। आप कहीं से कुछ करें, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से ही इसका मतलब है। ये पढ़ेंगे या तो ज्यादा डिटेल जान पाएंगे। फिर सेकंड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, ये रिपल्शन हो रहा है, या प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये कूलॉम्स लॉ का आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मतलब दो चार्ज अगर Q1 Q2 हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो कितना फोर्स एक दूसरे को लगा रहे हैं, इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। 12th के पहले ही चैप्टर में इसके दर्शन हो जाएंगे आपको। तो ये कहानी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो कि काफी स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा। ये यहां पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जैसे आपने देखा प्लस प्लस हैं तो रिपल्शन करेंगे, लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो इसमें रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों होता है। 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक है तो ये 10 की पावर 36 होगा, इतना ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूरी तक लगते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है और सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है, जैसा मैंने बताया कि सेंटर टू सेंटर लाइन मिला दीजिए और ये रिपल्शन लग रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज या चार्जेस। माइनस प्लस है तो इसमें अट्रैक्शन लग जाएगा इस तरीके का, लेकिन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज ये रहेगा वही, ठीक। तो ये सेंट्रल फोर्सेस दोनों हैं और दोनों कंजर्वेटिव भी हैं, ग्रेविटेशनल भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी। आगे बात समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो ये
कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में आते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन द टू बॉडीज, जो कांटेक्ट फोर्स लगता है, हम इसे किसी को धक्का मार रहे हैं, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसे मैंने बताया, आप पढ़ेंगे भी 11th में या 10th में, जहां तक शायद पढ़ा था कि सिल्क के कपड़े को ग्लास रॉड से घिस दीजिए तो चार्ज हो जाती है। तो ये चार्ज होने में कहानी क्या, फ्रिक्शन की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं, फिर लग रहे हैं। और इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रिंग रोप, इस तरह के जो फोर्सेस हैं वो सारे कहां फॉल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। कोई भी फोर्स होगा इन चारों खेमों में किसी ना किसी में फॉल करता आपको दिखेगा। फिर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या होता है देखिए, इसको सोचा ऐसे गया कि मान लीजिए न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई में अगर एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन अगर हैं यहां पर, न्यूट्रॉन भी होगा, एन लिख देते हैं, तो ये प्लस प्लस तो आपस में रिपल करता है। तो न्यूक्लियाई में जब सोचा गया कि दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो ये समझ में आया कि भाई ये इनका तो प्लस प्लस मतलब भाग जाने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो ये कैसे रुक गए? ये तो एक कमरे में दो लड़के हैं, दोनों जंगली हैं, अलग अलग भागना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। आखिर टिके कैसे हैं? तो टिके ऐसे हैं कि कोई दूसरा फोर्स हावी हो गया, दोनों के पापा ने घूसा मार दिया, दोनों को रहना पड़ेगा साथ में। तो यहां पर कौन सा ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को खा जा रहा है, डोमिनेट कर दे रहा है? तो ये सोचा गया कि कोई ऐसा फोर्स होगा जो इन दोनों को बांधे हुए, अट्रैक्ट किए हुए है और इससे मजबूत है। अगर ये फोर्स F है तो ये फोर्स F1 है, जो कि F1 इज ग्रेटर देन F। ऐसा होना ही चाहिए, वरना दोनों साथ नहीं रहेंगे। तो वहां पर ये सोचा गया कि जब हमारे पास डिस्टेंसेस काफी कम होती हैं, एक फर्मी लिखा भी है यहां कहीं, 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो वहां पर एक फोर्स तुरंत पैदा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जैसे ही डिस्टेंस इससे ज्यादा होगी, ये गायब हो जाता है, ये नहीं रहता फिर। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है कहां एप्लीकेबल है? बहुत ही कम डिस्टेंस पर, एक फर्मी से कम डिस्टेंस पर, 10⁻⁻15 मीटर से कम के डिस्टेंस पर। उससे ज्यादा डिस्टेंस कर दोगे, जैसे यहां पे लग रहे हैं, ऐसे कर दिया तो फिर वो गायब हो जाएगा फोर्स, वो नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लगेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ये ला रहे हैं दो बॉडी को, ये दोनों भागना चाह रही हैं, जबरदस्ती हम ला रहे हैं, और पास ले आए, बस छोड़ दीजिए, रुक जाएंगी ये बंधन में, जैसे ही दूर करोगे बाहर हो जाएंगी। तो ये कहानी है इसकी कि बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, कम डिस्टेंस तक काम करता है। तो ये कैसे एक दूसरे पर लगाता है फोर्सेस? एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, जिसे बोलते हैं मेसॉन्स। तो एक दूसरे में एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं मेसॉन्स के नाम से, जिससे अट्रैक्शन का फोर्स लगा देता है। और ये अट्रैक्शन का फोर्स केवल प्लस प्लस में नहीं, कोई भी न्यूक्लियॉन में लग जाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी लग जाएगा अट्रैक्शन, प्रोटॉन में भी लग जाएगा, और न्यूट्रॉन में भी लग जाएगा। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दी चार्ज बिहेवियर से इसको मतलब ही नहीं है, ये अट्रैक्शन का फोर्स लग जाता है। बात समझ में आई होगी, 12th में इन डिटेल पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन तो होता है न्यूक्लियस से बाहर, 10⁻⁻15 से बड़ा डिस्टेंस है, तो उसके ऊपर केवल ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता, वो तो न्यूक्लियस में ही लगता है। ये बात भी आपकी पकड़ में आई होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो मैंने बताई कि 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहता है ग्रेविटेशन फोर्स से, और इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स है जो मैंने बात की थी, कम डिस्टेंस तक काम करता है। कम डिस्टेंस में ऐसा है कि जैसे 10⁻⁻15 मीटर से कम लाओगे तो काम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और ज्यादा करीब ले आओगे यानी 0.5 फर्मी में, तो भी ये रिपल्शन शुरू कर देगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फोर्स है, इसीलिए बोलते हैं कम दूरी तक लगता है। आप एक फर्मी किसने बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो कोई चीज अगर एक फर्मी से, ये डिस्टेंस r है, जो r बड़ी है 10⁻⁻15 मीटर से, तो यहां पर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। कोई डिस्टेंस है इतनी r जो कि एक 10⁻⁻15 मीटर है, तो यहां पर लगेगा अट्रैक्शन। और मजेदार बात क्या है कि कोई डिस्टेंस और r ले लो जो 0.5 फर्मी से छोटी है,
तो यहां पर रिपल्शन लगने लगेगा। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग फोर्स है, डिस्टेंस बढ़ा नहीं लगेगा और डिस्टेंस जरूरत से ज्यादा घटा 0.5 से तो भी रिपल्शन में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसकी रेंज जो है लगने की उसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स। ये सब पकड़ के रखेंगे तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगेगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसलिए मैं पूरी तसल्ली से चीजें एक एक बता रहा हूं। नॉर्मली आप देखेंगे कि और टीचर फिजिकल वर्ड को या तो पढ़ाते नहीं है, स्कूल में हो सकता है छुड़वा ही दिया हो, या पढ़ाया भी होगा तो एक ही दिन में निपटा मारा होगा। क्या बताया नहीं बताया ऊपर वाला जाने और आप जाने। खैर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इट हैज ए चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर। मैंने बताया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी, यानी चार्ज से मतलब इसका नहीं है। और रिपल्शन हो जाता है 0 पॉइंट फर्मी से कम के डिस्टेंस पे। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहां पर। अब देखिए चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये तब काम करता है जो न्यूक्लॉन्स हैं। न्यूक्लॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस में जो आइटम रह रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको एक साथ बोलते हैं न्यूक्लॉन्स। तो ये न्यूक्लॉन्स जब इंटरफेयर करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं रेडियो एक्टिविटी में, गामा डिके में, तब ये फोर्सेस लगते हैं, वरना नहीं लगते ये। तो यहां पर देखिए लिखा है, इट इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन्वॉल्व्ड इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके ऑफ ए न्यूक्लियस। तो ये रेडियो एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करेगा तब लगेगा। और ये किस वजह से लगता है? वो वेक्टर बोसॉन्स के एक्सचेंज से लगता है। लिखा है ना, द मैसेंजर पार्टिकल दैट ट्रांसमिट द वीक फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द मैसिव वेक्टर बोसॉन्स। ये थोड़ा सा नाम याद कर सकते हैं, इसकी चर्चा आपको 12th में भी नहीं मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये जो फंडामेंटल, वो जो अभी पढ़ाया है उसी का एक टेबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग, ये इसके ऑर्डर हैं। रेंजेस लिखी हैं, शॉर्ट रेंज या इनफाइनाइट वाली कहानी, पार्टिकल्स ऑन विच फोर्स जो लगता है जिन पार्टिकल्स पे, और कौन लगवाने के लिए जिम्मेदार है। तो इस टेबल से आपको ग्लिम्स मिल जाता है, एक झटके में चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है, तभी आपको फिजिक्स में मजा आएगा आगे, तभी समझ पाएंगे फिजिक्स। क्योंकि देखिए किसी फिजिक्स में ये जरूरी है कि आप चीजों को यूनिट की तरह समझें। जैसे मकान बनता है ना, तो फाउंडेशन खुद की नींव वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें रखी जाने वाली ईंट दर ईंट, उसके बाद आप पकड़ पाएंगे। वरना आप सोचेंगे चलो नींव से मतलब नहीं, महल हम बनाएंगे, तो महल फिर कमजोर होगा, रट्टा से बनेगा, और रट्टा का महल फट्टा कब हो जाएगा मालूम नहीं है। तो डोंट रट्टा वरना फट्टा, है कि नहीं। खैर, अब बड़ा एक और यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। अब ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया था कि 4 ही तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है इसी में से होगा। ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस है। सबको यूनिफाइड कर दिया कि इन्हीं 4 में से लगना है, 75 फोर्सेस नहीं बनाए हमने। तो बाय यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस वी मीन दैट देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर। डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर में रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इन 4 में ही फॉल कर जाते हैं अल्टीमेटली, अंततोगत्वा, है कि नहीं। तो ए लॉट ऑफ एफर्ट हैव मेड बीन टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एंड डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 1687 में न्यूटन ने कहा कि यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स शोइंग दैट द सेम लॉज ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई टू बोथ। हेवनली बॉडीज के ऊपर भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, और हमारे पेन को गिराने में भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर मैं छोड़ दूं तो गिर जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और सूरज और चंद्रमा के बीच भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये एक ही तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, यूनिफिकेशन है। अस्टर्ड ने 1820 में क्या बताया था, एंड फेरेडे ने, शोड दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना आर इनसेपरेबल। पहले इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना को अलग अलग समझते थे। 12th में चैप्टर पढ़ेंगे, पूरी एक किताब ही है पार्ट 1। तो बाद में देखा गया कि दोनों चार्ज से ही एक्सप्लेनेबल है, चार्ज के डिफरेंट बिहेवियर से। तो जो इलेक्ट्रिसिटी थी और मैग्नेटिज्म था, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, न कि अलग अलग चीजें हैं। तो ये चीजें प्रूव हुई अस्टर्ड और फैराडे से। तो ये वहां पे भी यूनिफिकेशन हो गया, जो फोर्सेस वगैरह लगने की घटना थी। अब कंजर्वेशन लॉज, अब यहां आपने बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो खूब रट्टा लगाते हैं,
ना कुछ एनर्जी बनेगी ना कुछ खत्म होगी, है कि नहीं? तो ऐसे कंजर्वेशन लॉस की कहानी क्या है? तो इन एनी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिफरेंट फोर्सेस some physical quantities remains unchanged with time. Such quantities are called conserved quantities. जब ये कोई फिजिकल फिनोमिना होता है तो उसमें कई सारी क्वांटिटीज टाइम बदलने के बाद भी नहीं बदलती, वो कंजर्व रहती हैं। ऐसे को हम बोलते हैं कंजर्व क्वांटिटीज। द लॉ विच गवर्न द कंजर्वेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉज। और इन क्वांटिटीज को कंजर्व बनाए रखने में जो लॉ लग रहा है उसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ लॉ। और आप कई सारे लॉ से परिचित हैं, 2-4 लॉ मैंने यहां लिख दिए हैं फेमस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पहचानते होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये 11th में पढ़ते हैं, आप पढ़ लिया होगा कुछ ना कुछ अब तक, अभी बात कर भी लेंगे। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहते हैं। तो ये जो कंजर्वेशंस हैं वो क्या हैं, उस बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा। अब ये क्या है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात चल रही है, ये बताता है कि ना एनर्जी को आप पैदा कर सकते हैं ना एनर्जी को हम मार सकते हैं, ना हम बना पाएंगे ना हम खत्म कर पाएंगे, केवल फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली चेंजेस इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहां से चीजों को गिराऊं तो ये देखिए बड़ी, ये मैंने रोक रखा था तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी, आप जानते ही हैं। और जब ये चलना शुरू करके नीचे पहुंचता है तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाता है। तो ये क्या है? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, और इस रास्ते में कहीं भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो आपको समझ में आएगा कि ये कंजर्व है। यहां पर केवल पोटेंशियल थी, रास्ते में जब ये गिर रहा था ऐसे तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों थी, और जब ये जमीन से टकराते वक्त केवल इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चर्चा हो गई। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस लॉ स्टेट्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो लीनियर मोमेंटम मतलब आप P, इसे देखिए 2 तरह के मोमेंटम पढ़ते हैं ना, लीनियर और एंगुलर। तो P इज इक्वल टू mv पढ़ रखा था क्लास 9th में भी, मास इनटू वेलोसिटी, ये कंजर्व रहता है। ए राइफल गिव्स बैकवर्ड किक ऑन फायरिंग ए बुलेट, जब किसी राइफल से बुलेट दागते हैं, गोली मारते हैं, चलाते हैं मतलब, तो झटका लगता है राइफल को। ये 9th में ड्रामा किया है आपने और 11th में भी ड्रामा किया होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करते हैं। यहां पर 11th में एक नया मोमेंटम सीखते हैं, चैप्टर नंबर 7 में, रोटेशनल मोशन में, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एल से दिखाते हैं, आई इंटू ओमेगा लिखते हैं। ये आई ओमेगा क्या है ये आप जानते होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड। ठीक, तो ये भी आपका जो काम फोर्स करता है लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में, वही काम टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में, घूमने वाली बॉडीज में। तो कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क उस पर नहीं लग रहा है, तो वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। तो यही बात यहां लिखी है। इन ए टोर्नाडो समझ गए होंगे। एज द एयर रशेस टुवर्ड्स द सेंटर, जब एयर उसके सेंटर की तरफ बढ़ती है तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा रखने के लिए आई हमारा जो होता है, जब पास जा रही तो कम होता है, ओमेगा बढ़ जाता है एंगुलर स्पीड, और बहुत तेजी से वो गोल गोल घूमने लगती है। टोर्नाडो में ये स्थिति होती है। और वो आप भी पढ़ते हैं कि एक बैले डांसर नहीं होती है जो गोल गोल घूमती है, तो हाथ को ऐसे करके घूमती है, फिर हाथ को ऐसे क्लोज ले आती है। तो जब ऐसे कर रही है तो आई ज्यादा रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह लीजिए, और जब ये ऐसे हाथ कर देती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, गुर्र घूमने लगती है, और लोग क्लैपिंग करते हैं, क्या शानदार डांस चल रहा है। तो ये एंगुलर मोमेंटम की कहानी है, कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है। नेट चार्ज +2 कूलाम, -3 कूलाम, -1 कूलाम नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब होता है, ये मान लीजिए -3 कूलाम है, तो नेट चार्ज कितना आ गया, दोनों को जोड़ दोगे
तो +2 -3 यानी कि -1 कूलाम। ये आप किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ये बदलता नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक ग्लास रॉड इज रब्ड, ग्लास रॉड को सिल्क पे घिस देते हैं, जितना ग्लास रॉड पे प्लस आएगा उतनी सिल्क रॉड पे माइनस आएगा, सिल्क क्लॉथ पे माइनस आएगा, तो कंजर्व रहेगा, नेट चार्ज 0। अब रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्रीज ऑफ नेचर, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए समझ में आएगा। द सिमेट्रीज ऑफ स्पेस टाइम, अभी ये एग्जांपल से आएगा, स्पेस टाइम एंड अदर टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज। अब इसमें देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, इसको पढ़ के ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा, इस एग्जांपल से पल्ले पड़ेगा। इफ यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एट ए सर्टेन प्लेस, अगर हम कहीं पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं किसी स्थान पर, और 2 साल बाद उसी स्थान पर फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो जो रिजल्ट हमको आज मिला है वही रिजल्ट हमको 2 साल बाद मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इससे हम क्या सीखते हैं, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ टाइम। समय बदलने के साथ एक्सपेरिमेंट का आउटकम नहीं बदला। इस सिमेट्री ने, टाइम की सिमेट्री ने, होमोजेनिटी ऑफ टाइम ने किसको हेल्प किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इस तरह इसकी मदद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि समय बदलने से एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज या आउटकम नहीं बदलते। ये सिमेट्री हो गई टाइम की। अब बात करते हैं, ऐसे ही हम लोग सिमेट्री दूसरे की देखेंगे इनवर्स में। लॉज ऑफ नेचर टेक्स द सेम फॉर्म एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, दैट इज देयर इज नो प्रिफर्ड लोकेशन इन द यूनिवर्स। कोई यूनिवर्स में कोई प्रिफर्ड लोकेशन नहीं है, सभी लोकेशन एक जैसी ट्रीट की जाती हैं। दिस सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस इज कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। यानी कोई भी आप सरल भाषा में देखें तो मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हम लखनऊ में कर रहे हैं और कोई एक्सपेरिमेंट हम दिल्ली में कर रहे हैं, बॉम्बे में कर रहे हैं, रिजल्ट विल बी सेम। तो ये होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है, जिसकी मदद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बनाया जा सका, उसमें उसको रोल रहा। अगली बात देखते हैं, आइसोट्रॉफी ऑफ स्पेस। इसका कई जगह इस्तेमाल होता है 11th से 12th में वर्ल्ड का। आइसोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। इफ देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस गिव राइज टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हेल्प करता है। आइसोट्रॉफिक एलिमेंट्स बात की जाएगी, आइसोट्रॉफिक मीडियम इन नेचर। तो आइसोट्रॉफिक का ये मतलब हुआ कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है। एक जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, बिजली का बल्ब जलाते हैं, तो चारों दिशाओं में प्रकाश अपना डाल देता है। कोई वो आइसोट्रॉफिक है वो, क्योंकि वो कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं कहता कि मुझे नॉर्थ में ही लाइट डालनी है, पीछे नहीं डालनी है। तो आइसोट्रॉफिक जो मीडियम है या जहां भी वर्ड इस्तेमाल किया जाए उसको आज ही सीख लीजिए। तो इस तरीके से ये बात भी कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। कि एक चीज मैंने पढ़ा दी है शानदार और सरल शब्दों में। अरविंद सर के वन शॉट और उससे डिफरेंट हैं। ऑल टॉपिक्स कवर हुए, जीरो किसी ने नहीं पढ़ा तो भी पूरी चीज मिली। पढ़ाई के दौरान कोई फालतू टॉक्स नहीं रही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। वो आपकी तरफ से मेरे को, अरविंद सर को, गुरु दक्षिणा होगी। आपका कुछ खर्चा नहीं लगेगा उसमें, उस आपके दोस्त का बेनिफिट होगा, अच्छा वीडियो देख पाएगा, जानकारी भरा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे वीडियो लेके आऊं। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर का मोटिवेशन आता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। तो ये मोटिवेशन दीजिए जिससे मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। इसका प्रेजेंटेशन चाहिए तो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए, वहां अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं मेरे कोर्सेज लेके पढ़ना, अरविंद एकेडमी ऐप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लें और देखें, आपको काफी 11th 12th और नीट वगैरह के कोर्सेज वहां पे दिख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में जबरदस्त एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू।